यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। अभी झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। 16 फरवरी को झारखंड बोर्ड का मैथ्स का एग्ज़ाम है। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं और इसका आंसर भी हम बताएंगे कैसे लिखना है टॉपर्स नोट्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही लिखिए और इतना सारा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, आपका 80% फिक्स रखा हुआ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा तरह का क्वेश्चन इतना ही में कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद इसको कैसे लिखना है, किस तरह से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ। और बिल्कुल ऐसा अगर आप लिख पाते हैं, इस तरह का बना पाते हैं, तो मैथ्स में 100% मार्क्स आपको आ जाएंगे। सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड के विषय में जानेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह करना है। 31, 95, 256, इसमें हमें एक सॉल्यूशन किए हैं, उसके बाद बाकी सारा आप लोग को प्रैक्टिस करना है। फिर हमारा यदि एचसीएफ ए और बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 270, ए का मान 30 है तो बी का मान क्या होगा। यदि एचसीएफ हमारा, फिर उसी तरह का क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है। अगर हमारा एचसीएफ दिया हुआ है 15 और 25 का 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा, आप भी सॉल्व करके देखें और बताएं कमेंट में कितना आंसर आएगा। फिर हमारा है दशमलव प्रसार, शांत है या अशांत। अगर शांत है तो उसका मान कैसे निकालते हैं वो भी सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एक प्रश्न आएगा 2 और 3 नंबर में कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन हमने बताए हैं, तो इन तीनों को प्रैक्टिस कर लें आप। पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है और आपका सही आंसर होगा और मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग जाते हैं। एक प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसको कैसे बनाना, स्टेप बाय स्टेप सारा का सॉल्यूशन हम लास्ट में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हैं सभी लोगों को सेंड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह का वीडियो बराबर मिलते रहेगा। फिर हमारा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। P1 शून्यकों की संख्या बताना है। द्विघात बहुपद दिया है तो उससे शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। या क्वेश्चन उल्टा कर दे, शून्यकों का योग और गुणनफल दे दे तो उसका द्विघात बहुपद कैसा होगा उसको बताना है। यदि 2 समीकरण दिए हों तो ये हल क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये वो सारा डिस्कस करेंगे। फिर है, अगर अद्वितीय हल हो और हमारा यहाँ पर एक P या K का शब्द जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ PY है, तो P का मान क्या होगा, ये कैसे निकालते इस तरह के प्रश्न को देखेंगे। फिर हमारा है, यदि समीकरण में दिया हुआ हो द्विघात समीकरण तो उसका विविक्तर कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, शॉर्ट में सब्जेक्टिव भी रहेंगे और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आजकल जो ट्रेंड चला है ये क्वेश्चन का, 2x² - kx + 8 = 0 है। वहीं इसके मूल वास्तविक और समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी जानेंगे कैसे निकालना है इसको। और भी है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 8x - 3 अगर 0 है तो इसके विविक्तर भी निकालिए और यदि संभव है तो इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। कैसे कैलकुलेट करना है ये सारा हम लोग अभी सॉल्यूशन में जानेंगे। फिर है, यदि समीकरण 2x + 3y = 6, 3x + 5y = 15 है तो इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए एक बार विलोपन विधि से, क्योंकि एग्ज़ाम में एक विधि कंफर्म है, या ग्राफी विधि से आए या विलोपन विधि से आए। एक और होता है प्रतिस्थापन विधि, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछने के चांस है वो ग्राफी विधि से है। और हम लेकिन अपने बैकअप के लिए विलोपन विधि को भी प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, उसका अगला प्रश्न एपी से है। एपी दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एपी से प्रथम पद पूछ दे या सार्वंतर निकालने पूछ दे, या उसका कितना हो 15वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, 100वां पद बताइए, या फिर n पदों का योग यानी 10 पदों का योग। ये 3 ही 4 टॉपिक हमारे एपी से क्वेश्चन बनाते हैं। या क्वेश्चन का पैटर्न आजकल पूछता है, यदि 17वां पद 10वें पद से 5 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये सारा हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सजा के लिखे कि पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा एकदम टॉपर्स नोट्स के साथ। इस तरह अगर आप लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसका आंसर हमने बताया है। फिर यदि किसी त्रिभुज का 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा डी तीसरी भुजा BC के समांतर है, तो AD और DB दिया हो, AE
भी दिया हो और इसी क्या कैसे निकालेंगे, थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है, ये भी कैसे बनाना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद है 20 नंबर में, यदि त्रिभुज ABC PQR समरूप हैं और क्षेत्रफल दोनों के दिए हुए हों तो कोई भी भुजा का अनुपात कैसे निकालना है। या फिर हमारा इसी को अगर बात करें, कोई भी त्रिभुज हो उसको दो भुजाओं को काटते हुए तीसरी भुजा के समांतर हो जाए तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करना हो। या फिर हमारा दूरी सूत्र से दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, या दूरी के बीच में कोई के नाम करके दे दिया है वर्ड, इसको हमें बनाना हो तो आखिर कैसे के का मान निकालेंगे अगर दूरी 10 मात्रक दिया हो। या फिर समदूरस्थ वाला प्रश्न हो एक शख्स से, या M1 M2 अनुपात में बांटा गया हो दो बिंदुओं को, तो वो बिंदु किस बिंदु पर 3:2 में बांटा जाएगा, तो इस तरह के प्रश्न हो। या फिर दो बिंदु दिया गया है उसमें अनुपात नहीं दिया हो, अनुपात कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न हो। या फिर 3 बिंदु दिया गया है उसके हमारे क्षेत्रफल निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सारा आप करके जाइए, 80% आपका यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हमारा ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, सेक ए दिया हो 5/2 तो tan a निकालिए। यहाँ क्वेश्चन sin a भी cos a या फिर हमारा कोसेक ए या कोट ए कुछ भी निकालने दे दे, तो इतना शानदार तरीके से हमने इसमें सॉल्यूशन किए हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, अच्छा से समझ में आएगा और इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही मार्क आएंगे। यह हमारा है sin स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा जोड़ने पर, वो सारा है। sin 72 cos 18 डिग्री का मान क्या होगा। या फिर हमारा मीनार के तल से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इससे रिलेटेड प्रश्न हो। या फिर हमारा वृत्त से संबंधित हो, यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी दी गई हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। या हमारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 60 डिग्री पर बना त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। छिन्नक की त्रिज्याएँ दी गई हों और ऊंचाई दी गई हो तो छिन्नक का आयतन कैसे निकालेंगे। या ठोस आकृति शंकु और ये अर्धगोला दोनों साथ में दिया गया हो तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे। या फिर हमारा माध्य निकालना हो या माध्यक निकालना हो या बहुलक निकालना हो, तीनों को अलग तरीके से समझाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसको लास्ट तक जरूर देखें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद अंतिम घड़ी का जो कह सकते हैं ये अंतिम लड़ाई वाला प्रश्न है। इतना आप जरूर करके जाइए, इतना अगर आपको आता है बनाने के लिए, और आना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आता तो ज़रूर है लेकिन आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं, अपने प्रश्नों का आंसर जो लिख रहे हैं वो किस प्रकार लिख रहे हैं कि आपको फुल का फुल मार्क्स मिले। तो वही चीज़ को हमने यहाँ टॉपर्स नोट्स के साथ शेयर किया है। यहाँ प्रश्न है, किसी पासे को फेंकने पर प्राप्त अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो इन चीज़ों को समझना है कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता कैसे निकालना है, विषम संख्या की प्रायिकता कैसे निकालना है, ताश के गड्डी से किसी एक पत्ते का प्रायिकता कैसे निकालना है, गेंद बहुत सारा है टोकरी में तो उससे प्रायिकता कैसे निकालना है, इसके विषय में हमने डिस्कस किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए इसका सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, जब भी हम आंसर लिखना शुरू करेंगे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद जिसका अभाज्य गुणनखंड करना है वो इक्वल टू, उसको हम लोग पहले रफ में तोड़ेंगे। रफ वर्क में किस तरह से बनाना है, 2 से दिए 70 हुआ, 2 से दिए 35 हुआ, 2 से ये 5 से दिए 5 सत्ते 35 हुआ, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 यहाँ 2 बार है इसलिए हम 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा ये प्रश्न, इसको कैसे डील करना है। इसमें हम 2 और प्रश्न दिए हैं, दोनों को अपने से आप लोग को प्रैक्टिस करना है और कमेंट में उसका उत्तर जरूर देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में हमारा है, अगला प्रश्न में है HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, दोनों पॉइंट में दोनों वैल्यू में एक वैल्यू दिया गया है, तो कैसे निकालना है। सबसे पहले जो की पॉइंट है, जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए HCF और LCM को जब गुना करते हैं तो दोनों नंबर जिसका HCF और LCM निकाल रहे हैं वो दोनों को गुना करें उसी के बराबर होता है। ये फॉर्मूले जितने भी हम लोग लिखेंगे बॉक्स में बंद कर लेंगे सबसे पहला बात। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होंगे, जो चेकर होंगे, जो चेक करेंगे हमारे प्रश्न का उत्तर, उसका डायरेक्ट फोकस हमारे फार्मूला पर जाएगा
तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और हमारा मार्क्स अच्छा मिलने की संभावना होती है। फिर HCF हमारा 10 है, 10 रख दिए। LCM 270 है, 270 रख दिए। A की जगह 30 दिया था तो 30 रख दिए। B नहीं दिया था तो B नहीं पता। 10 और 270 गुना किए 2700। 30 हमारा नीचे चला गया, काटे तो B का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। B का वैल्यू हमारा हो गया 90। ठीक है, B का वैल्यू हमारा 90 हो गया। फिर अगला प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न थोड़ा चेंजेस कर दें। A और B दिया रहे, HCF भी दिया रहे, LCM निकालना है। यानी 4 चीज़ें HCF, LCM, A और B में से 3 चीज़ें दी रहेंगी, एक नहीं दी रहेगी, तो उसे हम आराम से बना सकते हैं। तो देखिए HCF हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। HCF हमारा 5 दिया है तो हमने 5 रख दिया। LCM नहीं पता तो LCM को LCM छोड़ दिए। A की जगह कितना है, 15 है। B की जगह 25 है। 15 25, ये 5 जो है गुना में था तो नीचे चला गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 25 दिया। हमारा LCM कितना हो गया, 75। सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न 4 में है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत को कैसे जानें। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हर को लेना है। हर कितना है, 50। 50 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड जैसा, 2 गुना 5 गुना 5 आया। यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा हर जो है हर किस रूप में होना चाहिए, 2 और 5 का ही गुणनफल होना चाहिए। 2 रहे अकेले या फिर 5 रहे या दोनों का मिक्स रहे, तब हम उसे क्या कहेंगे कि हर हमारा, हर अगर इस तरह अगर कोई और नंबर आ जाए, 3 या 7 आ जाए, तो एक बार हम लोग को यहाँ देखना क्या है कि ऊपर में यानी हमारा जो न्यूमरेटर है अंश है उसके साथ कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तो काट लेंगे, उसके बाद देखेंगे हर में हमारा 2 5 का मिक्स या 2 केवल या 5 केवल है क्या। अगर 2 और 5 केवल है यानी 2 का पावर m गुना 5 का पावर n का रूप का अगर हर हो तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है। और शांत दशमलव प्रसार का ही हम लोग डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका मान निकालने के लिए दे दे, अगर गलती से दे दे क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, किस प्रकार इसको मान निकाला जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हर कितना है, 50 है। 50 को हम क्या लिखें, 2 गुना 5 का पावर 2। इसे बैलेंस करना होगा। अगर 5 ज़्यादा है तो 2 को उतना ही, जितना 5 है उतना बराबर कर लेना होगा। जैसे 5 2 बार है तो 2 भी 2 बार होना चाहिए। हमारे पास 1 बार ऑलरेडी है तो 1 बार हमको गुना करना पड़ेगा ताकि 2 बार हो जाए। तो हम नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये 2 बार 2 हो गया, 2 का पावर 2, और यहाँ हमारा 5 का पावर 2 बैलेंस हो गया। A का पावर m गुना B का पावर m, तो ये 2 5 10 का पावर 2 हो गया, और ये 3 दूनी 6 गुना किए तो कितना हो गया, 6। तो 6 बटा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसको पॉइंट में आराम से लिख सकते हैं बिना भागा दिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्नों को कैसे बनाएं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हम बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम उसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। जैसे यह प्रश्न था 2 + 2√3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हल कैसे करना है, माना 2 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलेंगे, परिमेय संख्या किस रूप में होता है, a बटा b के रूप में होता है। तो हम इसे क्या किए, a बटा b के बराबर कर दिए। अब हम √3 को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। √3 को सेपरेट करना है तो पहले इस 2 को हटाना होगा। ये 2 इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर इस 2 को यहाँ गुना में जो है उसको भी हटाना है, तो ये 2 किस में चला गया, बट्टा में चला गया। यानी इसको अगर हम गुना कर दें a बट्टा 2b, और यहाँ ये 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 2 बट्टा 2 कट के क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा हो गया √3 बराबर a बट्टा 2b माइनस 1। सबसे पहली बात हम लोग को पता होना चाहिए कि a बट्टा b को हम लोग किस रूप में ले रहे हैं, परिमेय संख्या के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जब a बट्टा b हमारा है तो a बट्टा b के जहाँ कोई भी वैल्यू को रखें जिसमें हम 2 गुना करें फिर 1 घटाएं, तब भी नंबर्स बदलेंगे लेकिन होंगे तो परिमेय संख्या ही। तो हमें क्या लिखना है, यदि a बट्टा b परिमेय संख्या है तो a बट्टा 2b माइनस 1 भी परिमेय संख्या ही होगा। इसके बराबर जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर तो √3 है, तो √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम क्या जानते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या, यह एक विरोधाभास है। अतः 2 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसा लिखेंगे तो हमारा मार्क्स एक भी नहीं कटेगा।
ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम 2 और क्वेश्चन डाले हुए हैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ है कोई भी धनात्मक संख्या को हमको प्रूव करना है कि वो किस प्रकार विषम संख्या के रूप का हो सकता है या सम संख्या के रूप का हो सकता है। सबसे पहले यहाँ क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और यूक्लिड विभाजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर कितना हो गया 6, b यानी हमारा भाजक है और भाजक जितना होता है भागफल हमेशा उससे 1 कम होता है। अगर हम 4 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच सकता है, 6 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 5 तक बच सकता है। अगर 1 भी ना बचे तो 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकता है। अगर हम इसी r का वैल्यू और b का मान को रख दें a पर तो इसका मान क्या बदलेगा, तो हम b के जगह रखें, b के जगह अगर हम 6 रखें तो 6 हो जाएगा और r की जगह एक बार 0 रखें तो 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 रखते हैं। उसके बाद अगर हम q के किसी भी मान पर बैठा है तो 6q, अगर q का 1 रखते हैं तो 6 1 जा 6 या 6 कम 6 बोल सकते हैं, 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 3 रखते हैं तो 6 तिया 18। तो ये सभी संख्या अगर हम 0 जोड़ें या 2 जोड़ें या 4 जोड़ें तो हमारा सम नंबर ही देगा। मान लो 6 तिया 18 में 2 जोड़ देते हैं 20, वो भी सम संख्या, 4 जोड़ देते हैं 22, तब भी सम संख्या होगा। लेकिन 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 में हम कुछ भी वैल्यू को रखें q का 1 जुड़ जाएगा तो सम संख्या के साथ 1 जुड़ेगा तो विषम होना ही होना है। यानी q के किसी भी मान पर भी 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक विषम पूर्णांक संख्या ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 6q + 3, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का ही होता है। इस तरह हम लिख देंगे तो हमारा आंसर मार्क्स पूरा मिलेगा। फिर हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से अगर HCF निकालने दे दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें हमारा बड़ा कौन है, 225 और 140 में 225 बड़ा है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चरण 1, 225 को 140 से भागा देंगे तो 1 बार जाएगा और 85 हमारा बच जाएगा, 85 हमारा बच जाएगा। फिर 140 को स्टेप 2 में 85 से देंगे, ये भी 1 बार जा रहा है, 55 बच जा रहा है। फिर 85 को 55 से देंगे तो 1 बार जा रहा है, 30 बच जा रहा है। फिर 55 को 30 से देंगे, 1 बार में जा रहा है, 25 बच जा रहा है। फिर 30 को 25 से देंगे, ये भी 1 बार जा रहा है, 5 बच जा रहा है। फिर 25 को 5 से देंगे तो 5 × 5 = 25, शेषफल फाइनली 0 हो गया। ये चरण तब तक बढ़ते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तब हमारा शेषफल 0 हो गया जब भाजक कितना है, लास्ट भागा किससे दिए, 5 से दिए, तो हमारा HCF क्या होगा, 5 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं HCF हमारा 5 है, HCF हमारा है 5। फिर डब्बा में इसको बंद कर देंगे ताकि जो चेक कर रहे हैं उनको डायरेक्ट हमारे आंसर पर फोकस जाए। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग जाते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिखता है सेकंड चैप्टर का कि Px शून्यकों की संख्या कैसे निकालें। Px शून्यकों की संख्या कुछ नहीं करनी है हमें, जितने भी x अक्ष पर काटता हुआ नजर आएगा वो हमारा Px शून्यकों की संख्या है। 1 यहाँ 2, तो x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित है, यानी Px शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। फिर हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण है, शून्यकों का योग, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों में से किसी एक को भी निकालने दे सकता है या दोनों दे जाए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो जो x² के साथ होगा वो a होगा, x² के साथ यहाँ कौन गुना है, 3, हमारा a क्या हो गया, 3 हो गया, b क्या हो गया, -5, c क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, शून्यकों का योग की बात करें तो शून्यकों की योग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, -b/a होता है, -b/a। तो -b/a, तो यहाँ हमारा b क्या है, -5 है, ये तो माइनस फार्मूला का है, और b के जहाँ -5 अलग से रखेंगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो +5 लिखे, कोई चिन्ह नहीं, मतलब +5, और हमारा a के जहाँ क्या है, 3 है, a के जहाँ 3, तो हमारा क्या हो गया, शून्यकों का योग 5/3। उसी तरह गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान हम लोग कितना देख रहे हैं, c का मान देख रहे हैं 6, a की जगह 3, 6/3 कर दिए, कटेगा तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर यही प्रश्न उल्टा दे दे, शून्यकों का योग और गुणनफल दे दे, तो हम कैसे बनाएंगे इसका द्विघात बहुपद। तो हमें a, b और c को छांट कर अलग करना होगा।
शून्यकों का योग दिया रहेगा वो किसके साथ तुलना करेंगे, माइनस बी बटा ए के साथ। शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो किससे तुलना करेंगे, सी बटा ए के साथ। तो सबसे पहली बात हमें देखना है कि दोनों में ए एक कॉमन है, नीचे में हर में दोनों में ए एक कॉमन है, सी बटा ए। तो कैसे जानेंगे हमारा, तो यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो ये सेम तो नहीं हुआ, इसको सेम करना पड़ेगा। 2 में क्या गुना करें और 3 में क्या गुना करें, दोनों सेम हो जाए। एलसीएम वाला रूल करेंगे, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, इसमें 2 गुना किए तो 2 हम नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 गुना किए तो ऊपर भी 3 गुना करना पड़ेगा। 3 तिया हो गया 9 और 2 तिया हो गया 6, 2 पचे 10, 2 तिया 6। लेकिन हमारा फॉर्मूला में माइनस होना चाहिए, तो हम प्लस 16 को 2 बार माइनस लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा ए हो गया 6 निकल के, बी हो गया -9 और सी हो गया 10। और इसको द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बैठा देंगे। ए के जगह कितना आया 6, तो 6 रखें, बी के जगह -9 तो -9 रखें, सी के जगह 10 तो 10 रखें। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न हमारा दे दे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न। 2x + 5y - 7 = 0 दिया है, 3x - 8y + 8 = 0 दिया है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c से तुलना करें। समीकरण 1 से हमारा a1 b1 c1 पता चल जाएगा, समीकरण 2 से a2 b2 c2 पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा a1 में क्या निकल के आ गया 2, a1 में हमारा क्या है 2 है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। अब हम लोग a1 बटा a2 निकालेंगे, 2 बटा 3, b1 बटा b2 5 बटा -8, c1 बटा c2 -7 बटा 8 हो गया। तो हम लोग यहाँ देखिए क्या a1 बटा a2 और b1 बटा b2 मैच नहीं कर रहा है। a1 बटा a2 2 बटा 3 है, b1 बटा b2 5 बटा -8 है। तो हमें जब पहले से पता हो कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर ना हो तो वो कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। और प्रतिच्छेदित रेखा का हल कितने होते हैं, अद्वितीय हल, या बोल सकते एक हल होता है। वहीं a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो जाता है और c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है। तो ये हमारे समांतर रेखा होते हैं जिसका कोई हल नहीं होता। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर हो जाए तो ये संपाती रेखा होते हैं और इसके अनेक हल होते हैं। फिर हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चंस को पैटर्न चेंज कर दे, दिया हो अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो और वहाँ हमारा इक्वेशन में k या p शब्द जोड़ दिया गया हो तो हम उसको p का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। इस चीज़ को यहाँ हल दिया हुआ है अद्वितीय हल, तो जो हम इसका अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है। a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, b1 क्या है 6, b2 क्या है -p, उसी को रख दिए। इसको सॉल्व किए हम, तो a1 में कितना है 3 और a2 में 4, तो 3 बटा 4 हो गया। b1 में 6, b2 में -p, और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p उधर चला जाएगा -3p, 4 6 24, 3 आएगा, यानी कि p का वैल्यू -8 नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी हो चलेगा, p का मान -8 नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछता संपाती, तो यहाँ बराबर रखते हैं। यही पूछता समांतर, तब भी बराबर रखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण दिया गया है, इससे विविधकर निकालिए। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे तुलना करें। तो एक्स स्क्वायर के साथ a है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3 है, a का मान 3 हो गया। x के साथ b है तो x के साथ यहाँ 4 है, तो हमारा b के जगह 4 हो गया। नंबर अकेले जो है वो c है, तो c के जगह पर -9 हो गया। विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b² - 4ac में हम सारा वैल्यू को रखें तो हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। b के जगह क्या रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 -4ac, 4 a के जगह 3, c के जगह -9, तो कितना हो गया 16 और 108 जोड़े तो 124 हमारा उत्तर आ गया। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दे कि अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण दिया हो लेकिन ये कह दिया हो कि जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान है या वास्तविक और असमान है, तो हम क्या जानते हैं कि वास्तविक और समान तभी होगा जब विविधतर 0 हो जाए, b² - 4ac 0 हो जाए। तो हमने डायरेक्ट इसको b² - 4ac को 0 कर दिया और b के जगह क्या हो जाएगा -k, a के जगह 2 और c के जगह 8। हमने डायरेक्ट प्रयोग किया तो कितना हो गया, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, 4 दूनी 8 8 64,
इधर आ गया हमारा। तो ये हमारा आंसर निकल के आया प्लस माइनस में भी रख सकते हैं। -64 इधर गया +64, स्क्वायर हटा रूट लगा, रूट प्लस माइनस में रिजल्ट देता है, तो के का मान हो गया +-8। या प्रश्न में थोड़ा सा इस तरह से विविधकर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, विविधकर भी पूछे या द्विघाती सूत्र से उसको यदि संभव है तो सॉल्व करने भी दे दे, तब भी हम बना सकते हैं। ये हमारा ए बी सी को अलग से सेपरेट करेंगे, फिर विविधकर निकालेंगे b² - 4ac। b² - 4ac हमने देखा क्या है 100 आ गया, तो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कब होता है? जब 0 से बड़ा हो जाए तो मूल हमारे वास्तविक और असमान होते हैं। अगर 0 के बराबर होता तो समान होते हैं, और 0 से छोटा हो जाए तो काल्पनिक नंबर हो जाता है। तो मूल हमारे वास्तविक और असमान है, यानी इसको हल किया जा सकता है। ये तो हम इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र को भी लिखकर इसका फॉर्मूला को हम ब्रैकेट के अंदर, डब्बा के अंदर डाल देंगे। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। b का वैल्यू कितना देखें अभी हम लोग, b का वैल्यू है -8, b का वैल्यू है -8, ठीक है। जब b का वैल्यू -8 है और यहाँ माइनस ऑलरेडी फार्मूला में भी है, तो हम क्या रखेंगे, ये माइनस को तो रखेंगे ही, b का वैल्यू अलग से -8 रखेंगे। और अभी b² - 4ac को हमने ये विविधकर ये इसी से निकाले थे जो 100 आया, 2 और a का वैल्यू 3 है, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 100 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 10, तो 8 + -10/6। तो यहाँ x का 2 को मान निकलेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार 8 + 10 लिए और एक बार 8 - 10/6। ये 18/6 काटे तो 3 आया, इसको हम 10 में 8 किया तो -2/6, यानी काटे तो -1/3। इस तरह से द्विघात बहुपद का हल कितना निकला, 2 को 3 और -1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि इस समीकरण को ये हल करना है ग्राफीय विधि से और विलोपन विधि से, दोनों में से किसी एक विधि से पूछा जाएगा। हमने दोनों विधि को यहाँ हल करने का प्रयास किया है। ग्राफीय विधि को हल करने के नियम है कि पहले समीकरण 1 को लें, समीकरण 1 लेने के बाद एक बार x को 0 पुट करें, एक बार y को 0 पुट करें। उसी तरह समीकरण 2 के साथ भी करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे, और सॉल्यूशन करके देखेंगे। जब x 0 किए तो y का मान कितना हो गया 2, एक बार y 0 पुट किए तो x का मान हमारा कितना आया 3 आया। इसको हम बॉक्स में लिखेंगे। x का वैल्यू जब 0 रखें, x का वैल्यू जब 0 रखें तो हमारा y का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू हो गया 0, यानी y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू 3 आया। बिल्कुल समीकरण 2 के साथ भी वैसा ही करेंगे, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, तो जहाँ भी प्रतिच्छेदित होगा वो हमारा पॉइंट होगा। तो यहाँ हमारा ग्राफ में ये इधर चला जा रहा है तो जाके उधर मिलेगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा पॉइंट पता चल जाएगा। नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्ट कटने को मिलेगा, तो उसको हम x के सीधा और y के सीधा कर दे तो वो पॉइंट हमारा x और y निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फिर हम लोग विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं। तो विलोपन विधि में सबसे पहली बात, हम समीकरण को अगर देखें प्रश्न में, तो समीकरण में बैलेंस अगर होगा, अगर हमारा 2x है यहाँ भी 2x रहता, या यहाँ 3y है यहाँ भी 3y रहता, या 5 है तो 5 रहता, दोनों में से कोई एक सेम रहता, तो अगर प्लस प्लस रहता तो हम लोग माइनस घटा देते, या अलग अलग चिन्ह रहता तो जोड़ देते। लेकिन यहाँ दोनों में ना x सेम टू सेम है ना y सेम टू सेम है, तो हमें किसी एक को बैलेंस करना होगा। अगर हम 2 और 3 में बैलेंस करें तो हमें इसे क्या बनाना होगा, जैसे में जानते हैं हम लोग 6 होता है, तो 2 को हमको 6 बनाना होगा, 3 को भी 6 बनाना होगा, तो सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे, ताकि 2 × 6 और ये 3 दूनी 6 हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या किए, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करके हम लोग क्या किए, सेम चिन्ह था तो घटा दिए। तो क्या बन गया, 6x 9y = 18, 6x + 10y = 30। सबका घटाने बोला गया तो सबका चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदला तो ये 6x कट गया, तो हमारा कितना हो गया, 10 में 9 गया तो -y, 30 में 18 गया तो -12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y का वैल्यू कितना हो गया 12। ये y का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख दिए। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 2x + 3y = 6, तो हम y का वैल्यू को यहाँ कितना रखें 12, 12 × 36 हो गया, 36 उधर गया तो -30, ये 2 अभी रखा हुआ है, 2 इधर गया तो x का वैल्यू कितना हो गया -15। इस तरह से हमारा x का और y का मान
निकल के आ गया। वहाँ भी अगर हम लोग ग्राफ को सही से बनाएं तो x का वैल्यू -15 और y का वैल्यू 12 आएगा। x का वैल्यू हमारा जब आगे बढ़ेगा तो हमारा x का वैल्यू -15 पर आएगा और y का वैल्यू 12 पर आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं। AP का प्रश्न, अगर हमारा AP दिया हो 6, 9, 12 इस तरह से बढ़ते जा रहा है तो प्रथम पद क्या होगा 6। सार्वंतर क्या जानते हैं A2 - A1 या A3 - A2। 9 में से 6 घटा दिए तो कितना आया 3। अब यहाँ पूछ रहा है 15वां पद यानी nवां पद, कोई भी पद पूछ सकता है। तो हमें फॉर्मूला जानना होगा an बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। n के जगह कितना रखना है 15, तो 15 - 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना आया 6 आया, 15 में गया तो 14, डी का मान कितना है 3 है तो 14 तिया 42, 42 और 6 को जोड़े कितना हो गया 15वां पद 48 होगा। यहीं अगर हमारा कुछ पदों का योग पूछेगा कि जोड़िए तो हमें SN का फॉर्मूला याद रखना होगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा 2a + n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला जितने भी हम लोग लिखेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे और सब वैल्यू बैठाते हैं। n के जगह 10 बैठाएं बटा 2, 2 गुना a का वैल्यू 6 होता है, n के जगह 10 और d के जगह 3, 2 × 5 = 10 कट गया, 5 हो गया, 2 × 6 = 12, 10 में गया तो 9, 9 तिया 27, 27 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39, 39 और 5 गुना होगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 195। 10 पदों का योग 195 होता है, ठीक है। फिर हमारा है अगर क्वेश्चन 18 वाला, 17वां पद 10वें पद से 5 अधिक हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद यानी A17, 10वां पद यानी A10 से 5 अधिक है यानी 5 जोड़ देना है। A17 क्या होगा तो हमें पता है an बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है। तो a + n - 1 यानी n के जहाँ 17 है, 17 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 16 डी। उसी तरह 10 16 के लिए a + 9 डी, तो दोनों तरफ a है कैंसिल हो गया 16 डी, 9 डी को इधर लेके आए तो -9 डी, इधर बच गया 5, 10 में 9 गया तो 7 डी बराबर 5। 7 गुना में है, गुना वाला कहाँ जाएगा 5/7 हो गया, यानी सार्वंतर क्या हो गया 5/7। थेल्स प्रमेय का प्रश्न रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में भी। यहाँ हमारा दिया रहेगा एक त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज में एक 2 भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींचा गया जो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो ये समान अनुपात से विभाजित होती है, ये थेल्स प्रमेय कहता है, ठीक है। ये हमारा थेल्स प्रमेय कहता है, ठीक ना। तो थेल्स प्रमेय में हम लोग जो ये जानते हैं तो क्या जानते हैं हम लोग AD/DB AE/EC बराबर होता है, या हम किसी भी अनुपात में इधर जाएं उसी अनुपात में हम लोग ये दूसरी तरफ भी लिखते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय को हम लोग जानते हैं अगर DE समांतर BC हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, सब वैल्यू बैठाते हैं, AD के जगह 3, DB के जगह 5, AE के जगह 6, EC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा EC निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बॉक्स में भर के रख देंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगला है कि अगर 2 त्रिभुज हमारे दिए हों कि ये समरूप है, तो समरूप है तो इनको हम कैसे बनाएंगे कि अगर भुजाओं का अनुपात दे दे या भुजा का अनुपात दिया रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात का पूछ दे तो हम कैसे बनाएंगे, उसको डील करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 और 144, इसका 121 है, इसका 144 है। तो ये भुजा का पूछा है मतलब इसका रूट लगा देंगे, भुजा का अनुपात पूछा है तो हम क्या करेंगे त्रिभुज का रूट लगा देंगे क्षेत्रफल का। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना आता है 11 और 144 का 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/12। अगर भुजा दिया रहता इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो क्या करते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने बोला गया है कि जो समान अनुपात से विभाजित होता है इसको प्रूफ कीजिए, इसका फॉर्मूला। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारा एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लिए जहाँ AB और AC को किसी बिंदु पर काटते हुए एक रेखा खींचे DE, ठीक है। और हम लोग को क्या देखें DE जो है समांतर है BC का, तो क्या सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या रचना किए यहाँ पर
एक लंब लिए क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग को हाइट चाहिए होता है, इसके लिए हमने लंब लिया, एक डीएम लिया और एक ईएन लिया, और ये दोनों लाइन को भी मिला दिए। इससे क्या पता चला हमारा कि अब अलग अलग ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे। एक बार हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। एक बार फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, ताकि हमारा जो भी क्वेश्चन बनाने का है वहाँ तक पहुँच सके। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर लें तो ADE का क्षेत्रफल दो तरीक़ा से लिया जा सकता है। अगर हमारा बेस इसको लें तो हाइट इसको लेंगे, अगर बेस इसको लें तो हाइट इसको लेंगे। तो यहाँ हमारा प्रश्न को समझना है। तो AD अगर हाइट लेते हैं तो हमारा EN लंब हो जाएगा, AE अगर हाइट लेते हैं तो लंब हमारा DM हो जाएगा। तो EN ले लिए। उसी तरह नीचे वाला ट्रायंगल में गए तो BD और EN हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग मिला के। इसी प्रकार हम लोग अगला में भी जाने, और हम लोग को पता है दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो हमने यहाँ बराबर लिख दिया। इस प्रकार हमारा प्रूफ हो गया। फिर 22 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, दो बिंदु दिया हो और उसका दूरी सूत्र से फॉर्मूला निकालना हो। तो दूरी सूत्र हमें पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 3, x1 कितना है 2, y2 कितना है -5, y1 कितना है 4। सारा वैल्यू को रखें तो हमारा सॉल्व हो के आ जाएगा कितना, 1 + 81 हमारा हो गया 82। तो अगर रूट हमारा सॉल्व होता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं होता है तो उतना ही हमारा आंसर लिखेंगे। फिर हमारा है दो बिंदु जरूर दिया है, लेकिन उस बिंदु में एक अननोन नंबर्स दे दिया k, उसको सॉल्व करना है, लेकिन दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। तो हमने क्या लिखा, फिर फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और वो हमारा 10 के बराबर है, ठीक है। स्क्वायर हटाना हो तो हमें ये स्क्वायर रूट हटाना हो तो स्क्वायर करना होगा, या कह सकते हैं ये जो हमारा रूट है ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर भी प्लस 25, a - b का होल स्क्वायर यहाँ कर दिए, a² - 2 × a × b + b², 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इसे सॉल्व किए तो हमारा रिजल्ट आके आया k² - 10k - 50 = 0। इसको बनाने के तरीके हैं, या तो फिर हम इसे तोड़ दें, या फिर हमारा वर्ग विधि से हम लोग बना सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर कर दिए, k², 10 को तोड़ दिया, 2 × a की जगह k, और b कितना घट रहा है 5, तब 2 × 5 = 10 होगा। तो b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दिए, ये अपने से ऐड किए इसलिए माइनस कर दिए और -50 लिख दिए। इससे हमारा सॉल्व हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक। ये दोनों को सॉल्व किए, 75 - 75 बराबर के उधर गया तो प्लस 75। ये स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, रूट लग गया। स्क्वायर हटा तो ये क्या लग गया, रूट लग गया प्लस और माइनस में। 75 यानी 25 × 75, ये 5 बाहर निकला, √3। और फिर ये हमारा -5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। या आगे लिखे इसको हम लोग फर्स्ट में इसी को लिखे, 5 कॉमन ले लें तो 5 × 5, और ये √3 हमारा रह जाएगा। ये हमारा k का मान है। फिर हमारा है, अगर दो बिंदु दिया गया हो और वो किसी अक्ष से समदूरस्थ है तो उसे कैसे बनाएंगे। समदूरस्थ कहने का मतलब बराबर होता है, यानी AP = BP, A से P और B से P बराबर है। तो इसे अपना फॉर्मूला में सेट करेंगे, x2 - x1 इसके हिसाब से होगा। रूट दोनों तरफ है, कट जाएगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर यहाँ तक बनाए, यहाँ भी बनाए, यहाँ -5 का स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर। तो क्या देखिए, x² दोनों तरफ था, कैंसिल आउट हो गया। -2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर माइनस है, या प्लस हो, प्लस आंसर आएगा। इसको भी सॉल्व किए, x को एक तरफ किए, y को, ये नंबर्स को एक तरफ किए, तो हमारा रिजल्ट आके आ गया 14 में 4 गया तो कितना हो गया 10x, 58 में 29 गया तो 29, ये 10 गुना में था, 29/10 यानी 2.9। हमारा x अक्ष पर वो बिंदु कितना है 2.9, और y x अक्ष में तो y क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.9, 0। अगला प्रश्न हमारा दिया है अनुपात वाला प्रश्न, यानी विभाजन सूत्र से। दो बिंदु दिया गया है a और b, किसी बिंदु p x एंड y को 3:2 में विभाजित कर रहा है। तो हमें पता है कि जो अनुपात में रहता है उसे m1 और m2 कहते हैं। a और b पर x1 y1 x2 और y2 रहते हैं। xy को विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। इस सूत्र को भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे।
ये हमारा x का वैल्यू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। सारा वैल्यूज़ को हम लोग सॉल्व करें बैठा है तो हमारा देख सकते हैं इसका मान x और y का कितना हो गया 2/5 और माइनस 1/5। लेकिन अगर प्रश्न में हमारा x अक्ष पर दे दिया जाए और अनुपात ही ना दिया रहे, तो अनुपात भी जानना है और वह बिंदु भी जानना है। तो कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम जो अनुपात है उसको हम k/1 में मान के चलेंगे। माना m1 और m2 जो है वो k/1 में है, जो x अक्ष को विभाजित करती है, और वह बिंदु क्या है x अक्ष पर है तो x, 0। तो y यहाँ पर 0 है हमारा x अक्ष में, इसलिए डायरेक्ट y को वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा k का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा k का मान निकल गया +2। तो m1 m2 क्या हो गया? m1 के जगह हम k रखे थे तो k/1 हो गया, k/1 हो गया। ठीक है, k/1 तो हो गया हमारा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारा यहाँ देखेंगे, अगर बट्टा में रहता है, मान लो 2/3 आता तो ये 3 बट्टा में नहीं लिखते, वो 3 एकम 3 यानी 2:3 हो जाता। लेकिन अभी हमारा k का मान 2 आया है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर बिंदु भी निकालने बोलेगा अक्ष वाला, नहीं तो हमारा आंसर यहीं तक हो जाता, केवल k का मान बोलता तो। लेकिन अगर x अक्ष पर जो बिंदु है बीच में जो k/1 यानी 2:1 में जो बांट रहा था, तो वो बिंदु भी जानना है। तो x का फॉर्मूला बैठाएंगे। अब यहाँ हम m1 को k ना लेके m1 की जगह क्या लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि हमारा अब अनुपात बदल गया है, m1 की जगह 2 हो गया है। इसको सॉल्व किया तो x का मान हो गया 7/3। इस प्रकार हमारा बिंदु का जो जिस बिंदु पर काट रहा है वो x अक्ष पर है, यानी 7/3, 0, जो 2:1 में विभाजित करती है। 3 बिंदु दिया रहे और इसका हमारा क्या निकालने दे दिया जाए? क्षेत्रफल। तो पता होना चाहिए जो हमारा a में है वो x1 y1 है, b में जो है x2 y2 है, c में जो है x3 y3 है। तो हम सबको सेपरेट लिख देंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सारा वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 5/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, फिर हमारा ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है। तो ट्रिगोनोमेट्री प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर क्वेश्चन दिया रहे सेक a बराबर 5/2, तो हम कैसे जानेंगे? तो एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहला जो साइन का होता है, साइन थीटा का p/h, कोस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b। सेक आखिर किसका उल्टा है? कोस का, यानी b/h को हम h/b लिखेंगे। यानी h में हमारा 5 है कर्ण, और बेस हमारा आधार 2 है। कर्ण हमारा 5 लिखें, आधार हमारा 2 लिखें। इस भुजा की भी जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि 2 भुजा दिया रहे, तीसरी भुजा कैसे निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा जो AC है, AC का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों का स्क्वायर का योग, AB² प्लस BC²। इसको सॉल्व किया तो BC हमारा कितना निकल के आया? √21 आया। अगर हमारा वैल्यू निकलने वाला होगा, सॉल्व करने वाला, तो सॉल्व कर देंगे, नहीं तो हमारा वही रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा हुआ 10A निकालिए, तो 10A क्या होता है? p/b। अभी देखे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो 10 का लास्ट वाला होता है p/b। p में कितना हो गया? अभी देखिए हमारा यहाँ हमारा तो दिया हुआ था, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हमारा यहाँ 2 और 5 दिया था, तो ये हमारा √21 आया, तो √21 यहाँ हो गया, और बाकी ये भी हमारा 2 दिया है। अगर वैल्यू को बात करें, यहाँ वैल्यू का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसके लिए हमें वैल्यू याद रखना होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह कोस को एक्सचेंज कर देंगे, साइन का उल्टा तरफ से जाए तो कोस का निकलता है, साइन बट्टा कोस करें तो टेन का निकलता है। तो ये डिग्री वैल्यू याद रखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ साइन का स्क्वायर किया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दिए। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। भिन्न का जोड़ हो गया 4 और 1 कैल्शियम, 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 1 चौका 4 तो 3 चौका 12, 12 और 1 13/4 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये हमारा फॉर्मूला दे दिया जाए,
तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को कैसे डील करेंगे? साइन 72 बट्टा कोस 18, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 18 भी 72 ही होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस यहाँ जो भी रहेगा वो साइन का नाम बदल के कोस में आ जाएगा, दोनों सेम है, कट के क्या आंसर हो गया? 1। ठीक है। प्रश्न 31 में आए तो यहाँ पूछा गया था कि किसी भी मीनार का तल से कोई एक बिंदु 10 मीटर का है, वहाँ से शिखर को देखा जा रहा है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी हमारा BC कितना हो गया? 10 मीटर, थीटा हो गया 60 डिग्री। अब हम लोग क्या जानेंगे? हाइट पूछा गया है, हाइट पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया। अगर हम लोग समकोण त्रिभुज में बात करें तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है हमारा, क्या होता है? लंब होता है, और ये आधार होता है। तो हम लोग को पंडित बद्री प्रसाद को फिर से रिकॉल करेंगे, हर हर बोले। P और B का रिलेशन किस में होता है? 10 में होता है, तो 10 का प्रयोग किया, 10 60 डिग्री, P में हमारा AB और B में हमारा BC, तो आराम से निकल के आ जाएगा। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, AB हमको नहीं पता, BC हमारा 10 है, 10 क्रॉस होकर उधर जाएगा तो 10 गुना √3, यानी हमारा मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है, माना O केंद्र वाले वृत्त पर, अब यहाँ हमारा त्रिज्या निकालना है इस जगह पर, तो हम क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे, वृत्त खींचने के बाद केंद्र से बाह्य बिंदु लेंगे और एक स्पर्श बिंदु लेंगे, मिला देंगे, और ये हमारा त्रिज्या हो गया, क्योंकि यह 90 डिग्री बनाता है। यह हमारा बोला गया त्रिज्या जो है निकालना है। AP हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, OP दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये हम कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ही लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रकार हमारा त्रिज्या निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्यखंड त्रिज्या और ये हमारा चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो ये हमारा क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? πr²। तो जितना भी डिग्री का बोलेगा टोटल 360 से डिवाइड करेंगे उतना डिग्री को, 60/360, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 77/3 आया। अगर वृत्तखंड का पूछे तो वृत्तखंड में यहाँ त्रिज्यखंड से हमें त्रिभुज को हटाना पड़ेगा। ये हमारा त्रिज्यखंड है और ये त्रिभुज को हम माइनस करेंगे तो वृत्तखंड बच जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। ये अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए ये फार्मूला याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 गुना πr²। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना है तो 1/2 r² साइन थीटा। थीटा अगर 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री का साइन का मान रखेंगे, 120 हो तब भी 60 डिग्री का मान रखेंगे। इसमें हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू अब देखेंगे यहाँ डायरेक्ट 77/3 लिख दिए, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाल चुके हैं। इसलिए अगर ये नहीं निकाले हैं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किए तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि √3 का वैल्यू 1.7 लीजिए, 73 लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 1.73, 147 से गुना करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट फिर 12 से भागा देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो फाइनली आंसर होगा। यहाँ हमारा इस तरह का प्रश्न में √3 का मान प्रश्न में दिया रहेगा। फिर छिन्नक की त्रिज्याएँ दी गई हैं। छिन्नक में 2 होती हैं त्रिज्याएँ, एक बड़ी त्रिज्या एक छोटी त्रिज्या, ऊंचाई होती है और छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक अगर बात करें शंकु से बना हुआ, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ 1/3 पाई और h फिक्स है, लेकिन r में परिवर्तित होता है r1² + r2² + r1 × r2, ये फॉर्मूला बनता है। सारा वैल्यू इसको हम लोग रखें तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के निकला 4312 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर 2 आकृतियों को दे दिया गया है, उसका आयतन निकालना हो, जैसे यहाँ शंकु और अर्धगोला दिया गया है, दोनों एक ही त्रिज्या पर आश्रित है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो टोटल ठोस का आयतन क्या होगा? टोटल ठोस का आयतन, तो हम 2 चीज़ें यहाँ हमें दिख रही है 3D, शंकु और एक अर्धगोला, दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 9445.33। अब हमें बनाना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो यहाँ कुछ करना नहीं है। अगर माध्य बोले तो हमें माध्य का फॉर्मूला याद रखना है कि प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हो या कल्पित माध्य विधि बना रहे हो या फिर पग विचलन बना रहे हो। हम यहाँ पे डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से बनाए हैं।
तो डायरेक्ट विधि के लिए केवल हमें 4 कॉलम की आवश्यकता होती है, जो 2 दिए रहते हैं प्रश्न में ही, वर्ग, अंतराल और बारंबारता। हमें यहाँ वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई चाहिए, बस सी एफ हमारा माध्यक के लिए है और बहुलक के लिए तो कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 2 कॉलम ही काफ़ी होता है। माध्यक में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेसन ऑफ एफ आई, ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला है। तो हम क्या किए, सबसे पहले हमारा जो बारंबारता होता है वो एफ आई होता है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो ये वर्ग चिन्ह है, ये दोनों के मध्य वाला रहता है, 120 और 140 के मध्य 130, 140 160 के मध्य 150। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 160 और 180 के बीच 170, 180 और 200 के बीच 190, इसी तरह से। एफ एक्स क्या है, तो एफ ये हो गया बारंबारता, ये एक्स, दोनों को गुना करके लिखेंगे। 130 और 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1300, 15 और 150 गुना करेंगे 30, और 170 गुना करेंगे 4, और 190 गुना करेंगे। इस तरह से गुना कर करके हम लोग फाइनली जोड़ देंगे तो वो हमारा समेसन होगा। ये हो गया जोड़, ये एफ आई का समेसन फार्मूला में बैठा देंगे तो हमारा माध्य निकल गया 171.29। इसको भी बॉक्स में बंद करेंगे। अब यहाँ माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुना एच। इसको बॉक्स में बंद करेंगे। n क्या है, तो हमारा f को ही n कहते हैं। अब यहाँ सी एफ है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग को जितने भी बारंबारता दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा बारंबारता 10 है, तो हम पहले 10 लिखेंगे, 10 और 15 मिला के 25 लिखे, तीनों मिला के 55 हो गया, चारों मिला के 59 हो गया, 4 बढ़ते जा रहा है 55, और फिर हमारा 55 और 4 59 हो गया, 59 वहाँ तक जोड़े थे, 59 और 18 मिला दिए तो 77 हो गया। वैसे भी ये और ये वैल्यू को मिलना चाहिए, और इसी को हम n कहते हैं, 77 को ही। ठीक है, ये हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। सबसे पहले n को 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आया 38.5। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू देखेंगे संचयी बारंबारता में 38.5 किसके बीच है, तो यहाँ दोनों के बीच देखें हम लोग 38.5 25 से बड़ा और 55 से कम है, तो बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग 160 से 180। ठीक है, अब यहीं से हम लोग जान जाएंगे एफ हमारा 30 है, और सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता इससे पहले वाला, इससे ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता यानी 25। ठीक है, और सारा वैल्यू को देखते हैं कैसे बनाना है। तो माध्यक वर्ग निकल गया 160 से 180, तो एल हो गया निम्न सीमा 160, एच क्या हो गया दोनों का अंतराल, 180 में 160 घटाए तो 20, एफ देखे 30 था, सी एफ कितना था 25। इसको यहाँ बैठा दिए तो सॉल्व किया तो हमारा आ गया 169। बहुलक की फार्मूला की बात करें तो बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। हम लोग जैसा कि बात किए बहुलक में कोई भी टेबल के अलग से आवश्यकता नहीं होती है, केवल जो हमारा वर्ग अंतराल और जो बारंबारता का टेबल दिया है वही काफ़ी है। अब रहा बात F1 F0 F2 H कैसे निकालें, तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग को छांटना होता है। बहुलक वर्ग को छांटने के लिए सबसे पहले बारंबारता में देखते हैं अधिकतम बारंबारता कितनी है। तो यहाँ अगर हम लोग टेबल में देखें तो अधिकतम बारंबारता कितनी है, तो अधिकतम बारंबारता है 30। अधिकतम बारंबारता है 30, तो हमारा बहुलक वर्ग हो गया 160 से 180। एल हो गया 160, एच हो गया 180 माइनस 160 20। अब बात करते हैं यही हमारा F1 होगा, 30 क्या होगा F1, इससे पहले 15 हो गया F0, इसके बाद ये हमारा हो गया F2 हो गया, पीछे वाला F1 ऊपर वाला F0 उसके नीचे F2। अब हमारा सारा वैल्यू को बैठा देंगे तो बहुलक निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व किए तो हमारा आ गया 167.31। ध्यान देने वाली यहाँ सबसे पहली बात है कि सारा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आराम से आंसर देख सकते हैं, चाहे वो हमारा 171.29 माध्य हो, या माध्यक हमारा 169 हो, या बहुलक हमारा 167.31 हो, सभी 160 और 180 के ही बीच स्थित है। यानी जो भी बारंबारता हमारा माध्यक बहुलक हो वो सबसे अधिकतम बारंबारता के ही वर्ग अंतराल का ही रहता है, 160 से 180 के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो ये तीनों अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं, एक साथ पूछे तब भी बना सकते हैं। यहाँ प्रायिकता का एक प्रश्न है कि एक पासे को अगर हम फेंकें तो क्या प्राप्त संख्या होंगी, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 या 6।
तो कुल संभावित संख्या कितनी है? 6 गो है। प्राप्त अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3 और 5। यानी हमारी घटनाएं क्या है? ये नंबर ऑफ इवेंट, या कह सकते हैं जो हमारी घटनाओं की संख्या कितनी है? 3 है। घटनाओं की संख्या 1, 2, 3, तो हमारा 3 हो गया। अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछे तो कैसे निकालेंगे अभाज्य संख्या की प्रायिकता? तो हमारा अभाज्य संख्या कितना है? 3, और कुल संख्या कितना है? 6। 3/6 यानी 1/2। अगर विषम संख्या पूछता है तो विषम संख्या हमारा क्या क्या होता है? 1, 3 और 5, वो भी 3/6। अगर सम संख्या बोलता है तो 2, 4 और 6, ये भी 3/6 यानी 1/2 होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी ताश में अगर 52 पत्ती है, उसमें से एक पत्ती निकाला जा रहा है, तो वहाँ जानेंगे जो पत्ती निकाला गया है वो उसकी संख्या कितनी है, और कुल 52 वगैरह जो भी है उसको नीचे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आप प्रश्न को हल करते हैं, और जैसा यहाँ बनाया गया है नोट्स में, टॉपर नोट्स में, आप बिल्कुल ऐसा ही बनाते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और जितने भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हैं सबको भेजें, लास्ट एग्ज़ाम की तैयारी है, इतना तो ज़रूर करके जाएं ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले एग्ज़ाम का भी तैयारी हम लोग बहुत अच्छा से कर सकते हैं। धन्यवाद।